जी बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो पार्ट 2 इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पिछले सेशन में इस तरह का प्रॉब्लम, ज़रा लेक्चर हमारे थोड़े लंबे हो जाते हैं, आपको पता है। तो नॉर्मली जब घंटे सवा घंटे से ऊपर लेक्चर जाता है ना, तो क्योंकि ये एचडी लेक्चर्स होते हैं तो कंप्रेस होने के बावजूद भी कुछ मसले मसाइल उनके अंदर आते थे बच्चों को, तो इसलिए ये 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक तो इसमें साइज़ छोटा हो जाता है, एक डाउनलोड किया वो बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं, ये भी सोलो तो दूसरा डाउनलोड हो जाए अगर देर लग रही है तो। बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा, बीच में ब्रेक्स ही आ जाती है, थोड़ा रेस्ट, अच्छा चाय पी के आने ऑनलाइन वाले जो है, ठीक है। बाकी आप लोगों की तो क्लास चल रही है, ठीक है जी। तो इसलिए 2 पार्ट्स बनते हैं, तो ये लाजमी होते हैं, ये हमने बनाने होते हैं, तंग ना पड़ा करें। ओके जी, मैं ये कह रहा था कि एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है। पहले लॉन्ग कट, कब हमने ये एसेट खरीदा था? 15 में। तो 2015 के लिए 2015 के लिए इसकी डेप्रीसिएशन कितनी निकलेगी? सिर्फ फॉर्मूला लिखवाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। 40 रेजुअल वैल्यू कोई नहीं है सवाल में गिवन, इनटू, लेकिन ये 15 वाले साल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर चला, इनटू 3 बाय, आंसर इज 1। फिर 2016 आया, इंटू 10%, और इस साल में ये पूरा साल इस्तेमाल किया तो 4 रुपए की डेप्शन ये 16 में आ गई। फिर 2017 आया, 40 इंटू 10% इज इक्वल टू 4, 17 भी पूरा साल इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद 2018 आया, तो इसमें हमने इस एसिड को सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किए, देखें ये ऐसे ही है, तो इंटू 6 बाय 12, 2, तो टोटल कितना बनता है? 11। ये है इस एसिड की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन, जिसमें से आपस की बात बताऊं, किसी को बताना नहीं है, जिसमें से 9 रुपए की डेप्रीसिएशन जो है वो इस 120 में पड़ी थी, और 2 रुपए की डेप्रीसिएशन जो है वो इस 33.4 में पड़ी। तो इस तरह से टोटल 2 साल 9 महीने की डेप्रीसिएशन इस एसेट की हमारी क्रेडिट हो चुकी है इस अकाउंट में। समझ आती है बात? तो जितनी कॉस्ट थी इस एसेट की, निकाल के एसेट अकाउंट में से बाहर फेंक दी, क्योंकि ये एसेट अब चला गया है। तो इस एसेट की जितनी डेप्रीसिएशन आज तक हमने रिकॉर्ड कर रखी है एक्युमुलेशन अकाउंट में, वो भी यहां से निकाल के बाहर फेंक दो। फेंकना कहां है वो भी नहीं बताया, निकालो सी फिलहाल यहां से, ठीक है। तो स्टेप 2 फिर मैंने क्या लिखवाया था आपको? वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो ये यकम अक्टूबर 15 से काम शुरू किया और 30 जून 18 तक ये चार्ज कर दी, ठीक है। तो ये 11 की एडजस्टमेंट यहां पर एंट्री आ जाएगी, यहां ऐसे। ये आपके 2 स्टेप्स हो गए रिकॉर्ड, ठीक है। तीसरा चौथा स्टेप जो है वो बताने के लिए मुझे वो डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन 2 में कोई मसला है तो बताएं, नहीं है तो शॉर्टकट देख लें। मुझे एक बात बताएं, आपका नज़र आ रहा है कि हर साल रेट कॉस्ट पे लग रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है। तो एक शॉर्टकट भी तो हो सकता है कि मैं 40 इंटू 10 करूं, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं उसकी टोटल लाइफ से जो उसने हमारे पास गुजारी, यानी 2 साल और 9 महीने। हो सकता है ये काम? तो ये तो एक लाइन में भी हो सकता था। चलो सीखते हो जरा, अंग्रेजियां लिख रहे हैं, लेकिन जब आगे पर्चा कर रहे होंगे उसमें तो बस अकोमोडेशन लिख कर आगे जो है वो ये वर्किंग कर लिया करेंगे, ठीक है। तो चलो जरा कैलकुलेट करते हैं आराम आराम से। तो मुझे क्या चाहिए थी, अब पर्चे में हम ये किया करेंगे, ठीक है ना, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो ना 10 साल पहले एसेट खरीदा तो क्या 10 बार ये एंट्री करोगे? शॉर्टकट मौजूद है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसको एंजॉय करो, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल लो ऑफ 1 ईयर, 1 साल की डेप्रीसिएशन निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल लाइफ पास्ड बाय एसेट विद अस, ठीक है। ये जरा अपनी अंग्रेजी लिखिए, अब ये स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखा हुआ, बस ऐसी आसान से अल्फाज लिख दिए, ठीक है। अब 1 साल की डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी?
40 इंटू 10%, और एसेट ने कितनी लाइफ हमारे पास गुजारी है ये हमें ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी मैंने पहले कर दिया था, ज़बानी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, इस तरह से निकालेंगे हम। डेट ऑफ परचेज लिखेंगे, डेट ऑफ सेल लिखेंगे। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अक्टूबर 15, सेल 30 जून 18। अब सबसे पहले आप 1 अक्टूबर 15 के पास आएंगे, ये डेट सामने रखकर आप अगली बात जो जहन में लाएंगे वो है ईयर एंड। मतलब मैंने ज़बानी निकाल दिया था आपको, 3 महीने, 2 साल, 6 महीने तो बन गए थे, 9 महीने, लेकिन इस तरह से करना सीखें आगे। डेट्स ज़रूरी नहीं है हमारा साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला ही हो। कभी साल 1 मार्च को शुरू हो रहा होगा, कभी 1 अक्टूबर को हो रहा होगा, कभी 1 सितंबर को हो रहा होगा, कभी 1 जुलाई को हो रहा होगा। तो फिर ऐसे ही आप खाम खा में वो परेशान ना हो, इसलिए ये आसान सी वर्किंग है, ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेट ऑफ परचेज को जहन में रखा और पहली चीज़ सोची ईयर एंड क्या होता है हमारा, 31 दिसंबर। तो अब जो एसेट 1 अक्टूबर 15 को हमारे पास आया है, उस एसेट का पहला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 15। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 15 तक ये एसेट चलेगा 3/12। फिर अगला साल आएगा 16 वाला, जिसमें ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ, तो 31 दिसंबर 16 तक पूरा साल। फिर आएगा 17 वाला साल, इसमें भी ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ, मैं ईयर्स निकाल रहा हूं ना, तो पूरा साल। फिर 18 वाला साल आया, इसमें ये बिक गया 30 जून 18 पर, तो कितना जी? 6/12। अब कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे, इस फ्रैक्शन का आंसर आपको मिलेगा 2.75 ईयर्स। यही तो था, 2.25 साल, 2 साल 9 महीने, यही बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अंग्रेजियां लिखने की बजाय हम ये काम भी यहाँ अगले स्टेप में ऐसे थोड़ा स्टार लगा के हम निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना, सही है? ज़बानी करेंगे ऐसे, ये चाहिए, ये फिगर चाहिए, ये फिगर जी चाहिए, ऐसे स्टार लगाएंगे और स्टार के आगे इस तरह से लिख देंगे दिमाग के अंदर सोचते हुए। लेकिन ये दोनों डेट्स आप वर्किंग में कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो क्या करेंगे जी, ये काम नहीं करना, लेंथी काम है, समझाने के लिए पहली बार किया। स्ट्रेट लाइन मेथड की यही तो सहूलत है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आनी है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और जितनी लाइफ उसने हमारे साथ गुजारी है उस एसेट की, वो मल्टीप्लाई कर दो, तो सारी लाइफ की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। चेक करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 2.75 ईयर्स से, तो क्या आंसर आता है? आंसर वही 11 है, ये 11। अब ये आपको लगा एक जैसा ही काम हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा। ये अंग्रेजियां कोई नहीं लिखेंगे हम, आने वाले दिनों में तो हम बस यहाँ लिखा करेंगे एक्यूमुलेशन, आगे ब्रैकेट में ये लिखकर, आगे ये 2.75 ज़बानी निकल आएगा, ज़बानी लिख दिया करेंगे, आंसर आ गया बस। और देखो ना, 10-12 साल पुराना खरीदा हुआ एसेट होगा तो 10-12 साल की वर्किंग ऐसे करनी पड़ेगी, तोड़ तोड़ के, ये काम नहीं करना। सही है? तो ये नॉट रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। इसमें कोई मसला है तो मुझे ज़रूर बताएं जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये फिगर कैसे निकली, समझ में आती है? ये मिटा दूं अब, ये कैसे निकले 2.75 ईयर्स, समझ आता है ना? चलो, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। दो स्टेप्स रहते हैं, बड़े सिंपल से हैं, लेकिन पहले अब मैं वो नया अकाउंट बना लूँ, फिर मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, तो उसी के साथ ही फिर अगले 2 स्टेप्स पढ़ने ही उस अकाउंट के अंदर जाके, इन 2 अकाउंट्स की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। यानी अगर आपको मैं आपस की बात बताऊँ जो कि आपने किसी को अगेन नहीं बतानी, ये दोनों अकाउंट्स कंप्लीट हैं। ये दोनों अकाउंट्स आप इनको क्लोज कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2018 पर इस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? भाई ये कहाँ जाना है, इसका कोई असर क्लोजिंग पे तो नहीं पड़ना ना, क्लोजिंग तो निकल सकता है आराम से, क्या ख्याल है? और बोलो, यहाँ निकल के गया जहां मर्जी गया, मैंने कहा ना बाढ़ में गया, हमें इससे क्या, एसेट अकाउंट तो अब खुश है कि यहाँ से जो निकल गया 40, तो बाकी क्लोजिंग कितना है? 300 जमा 80 माइनस 40, 300। ये जी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, लेजर कंप्लीट है ये। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2018 पर कैरी डाउन बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई?
142.4। ये 2 अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है, क्यों ना हम इतना ही काम अगले सवाल के लिए भी कर लें जो मैंने करवाना है, ताकि ये पक्का हो जाए और डिस्पोजल का अकाउंट मैं बाद में करवाऊँ। आपको मैंने डिस्पोजल के अकाउंट की जगह छुड़वाई हुई है। कितनी लाइनें छोड़ी हुई हैं आपने? इन्होंने नहीं छोड़ी हुई, वापस छोड़ दें। अभी भी सवाल अगला शुरू तो नहीं ना किया, ठीक है? तो 5-6 लाइनें खाली छोड़ दें, बल्कि जर्नल एंट्री भी कल को करवानी पड़ सकती है, 10 लाइनें छोड़ दें टोटल। लेजर आज बना लेंगे, थोड़ी सी जगह बच जाएगी, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो यहीं पे आकर उसकी जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। और जिन्होंने पहले 4-5 लाइनें छोड़ी थी सिर्फ लेजर की, तो वो 4-5 लाइनें और छोड़ दें जर्नल एंट्री के लिए। बेसिकली मुझे 10 लाइनें खाली चाहिए, 2 टुकड़ों में हो या 1 टुकड़े में हो, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद अगली हेडिंग दें, क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा करना है, ठीक है? वो क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उस क्वेश्चन के अंदर आप इतना ही काम कर लेंगे जितना मैंने करवाया है, पहले आप करेंगे, फ़र्क ये होगा, फिर वो मैं करूँगा, तो ये पक्का हो जाएगा। फिर मैं आपको इस सवाल के अंदर डिस्पोजल अकाउंट सिखाऊंगा, फिर आप उसमें वो काम करेंगे और फिर वो पूरा कर दूंगा मैं दूसरा सवाल भी। यानी बेसिकली हम 2 सवाल करेंगे, लेकिन मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी अगर आप ये वाला काम है। ये 2 अकाउंट्स तो कंप्लीट हो गए ना, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ लिखना है, वो क्या है वो पता नहीं है। एक लेजर ने यहाँ पे आना है, वो बनाना नहीं सिखाया, कोई मसला नहीं, ये 2 अकाउंट तो पूरे हो गए ना। तो इतना काम हम कर लें, ठीक है? ये 2 स्टेप्स ही लिखवाए हैं। जो स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल लिख रहे हैं उसके नीचे सिर्फ अब 2 लाइनें 3 लाइनें मुझे चाहिए, बस 2 स्टेप्स मैंने लिखवाने हैं। ओके, सही है? जरा मेरा दिल कर रहा था कि जरा डिस्पोजल को थोड़ा डिले कर दें, सारी बातें इकट्ठी बता दूं। दरख्त पे चढ़ना कौन सिखाए? बिल्ली दरख्त पे चढ़ना शेरों को नहीं सिखाती है ना, एडल सी शेर एडी में बिल्ली। भाई ये तो सोल्यूशन 22 का है, 23 का है, ऐसा ही है। और ऊपर सवाल कौन कौन से हैं? 21 भी है ना? सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। यही तो वो सवाल है जो आपने करना है। तो कितनी लाइनें छोड़ दी हुई हैं आपने? 10 लाइनें मिलाकर। पहले लेजर की छोड़ी हुई थी 5-1 लाइनें, तो 4-5 लाइनें और छोड़ देना और फिर हेडिंग बनाओ क्वेश्चन 21। और क्वेश्चन 21 में बेशक वहां से बूटी मारनी है, मार लो थोड़ी बहुत, कोई मसला नहीं है। कोई फॉर्मेट देखना है तो पहला सवाल किया था, लेकिन करेंगे आप, इसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया सवाल, ठीक है जी बेटा? डिस्पोजल के स्टेप्स के अंदर 2 लाइनें 3 अभी और लिखनी है मैंने। 2 स्टेप्स रहते हैं, 4 स्टेप्स होने हैं उसके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, मुझे पता है 22, 23, 24 पे आपने होमवर्क लिख भी लिया। बड़े आप लोग प्रोएक्टिव हुए हैं आज के, कमाल है वैसे आप लोग, आफरीन है। अब आज का लेक्चर ऑलमोस्ट गुजर गया, अब पेपर्स में कितने दिन रह गए? क्वेश्चन नंबर, हाइब्रिड वालों सवाल सबके पास है, ऑनलाइन वालों सबके पास सवाल है। मैं सवाल नहीं रखना चाह रहा सामने, एक दफ़ा दिखा दें आमिर भाई। ये सवाल 21 जिसके ओपनिंग 50 और 20,000, 50,000 और 20,000 है। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा इधर देख लें, छोटी सी बात। असल में पर्चे में ऐसे आती है स्टेटमेंट फॉर्म में बातें आती हैं, वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है डाटा। जैसे वो कह रहा है एडिशन 3,000 का हुआ, 30,000 का, डेट भी बता दी। फिर कहता है एक एसेट जिसकी कॉस्ट थी 25, जो खरीदा था 1 जुलाई को, जो बेचा है 30 सितंबर को 3,000 रुपये का। 3,000 अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, सेल प्रोसीड यूज़ नहीं की, ठीक है ना? फिर डेप्रिसिएशन का रेट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, जो ऊपर इस तरह से टेबुलर फॉर्म में गिवन था। ऐसे आता है नॉर्मली सवाल के अंदर। ओके, तो आप लोगों का वक्त शुरू होता है अब। 4 मिनट काफ़ी होंगे, सिर्फ इतना सा काम करना है, हिम्मत करो, शाबाश। ये क्वेश्चन 21 करना है। अब ले जाएं आमिर भाई, उधर ही उधर ले जाएं। मैं यहाँ पे तब तक ये काम मैं भी कर लेता हूँ, कम से कम ढांचे ढूंचे बना लेता हूँ। शाबाश, हिम्मत करें, 4 मिनट। इधर से ना देखो सवाल भाई, है नहीं हैंड आउट आपके पास? वहाँ से देख लो। मैं यहाँ पे ज़रा, मैं फिर फॉर्मेट थोड़ा बना लूँ, फिर ओपन कर दूँगा, आप देख लेना फिर।
कितना टाइम हो गया? टाइम घड़ी देखता ही कोई नहीं है बच्चा, ये बंद क्यों है? घड़ी देखता ही नहीं है कोई बच्चा जब मैं टाइम देता हूँ तो। बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। 3 मिनट हैं आपसे, अब से देख लो, चलो रियायती टाइम लग गया थोड़ा। है कोई बच्चा जिसने कर लिया हो हाइब्रिड फिजिकल? डन, जबरदस्त। जी बच्चों, कितने बच्चों ने कर लिया है? एक बच्चों ने, दो बच्चों ने? कोई हाल नहीं, टाइम तो पूरा हो गया। हाइब्रिड में कोई है? हाइब्रिड वाले, मैं ठहरो जरा चेक तो कर रहा हूँ, हाइब्रिड वालों के चक्कर भी नहीं लगा। देख रहा हूँ कौन कौन अब रजिस्टर खोल रहा है। मैं बस एक चक्कर लगा के आया, 2 मिनट आपको और मिल गए हैं। 2 नहीं, 1 मिनट। आज देखो जी, अंदाजा लगाओ कौन सी वाली क्लास में पहले जा रहा हूँ। यार वो उनका माइक शाइक बंद करो, गर्ल्स हाइब्रिड के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। इनका स्पीकर बंद करो जल्दी से, मैं बाद में इनकी तरफ नहीं अभी आऊंगा। अच्छा, इनको आवाज है? एक हल है मेरे पास।
हाँ जी, चलो आज रहने देते हैं फिर हाइब्रिड बॉयज को। क्या लगा आपको? रहने दूंगा मैं? ऐसे कैसे? हो रहा है? मैं फिर बंद कर लूँ इसको यार। पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ये बंद भी नहीं हो रहा अब तो। बस अब क्या करना है, क्लास में जा रहा हूँ वापस। लो भाई फिजिकल वालों, सवाल तो हो गया हो ना आपका? मैं आ गया। कितना हुआ? अभी तक नहीं हुआ सवाल तुमसे? चलो मिलके करते हैं। बस जी बस करें, 10-12 मिनट हो गए हैं। निकम्मों निखटुओ, कितने बच्चों ने कर लिया? इनके अलावा निकम्मों निखटुओ, बस करो अब। एसेट अकाउंट, एक्डेप अकाउंट, रुपीज इन 1000 करना है। आपने कैसे किया है? किसी ने 1000 में ना किया वो हाथ खड़ा करे। यानी माशाल्लाह, बस पहले दिन थोड़ी हिम्मत की है मैंने, 2-3 है बस हाइब्रिड में। कोई नहीं, फिर कर ले, 1000 में इजाजत है। डेसिबल को बस हम फिर राउंड शाउंड अगर कर दें तो माफ कर देना जी। रुपीज इन 1000 मैंने, आवाज मिस हो रही है जी। रुपीज इन क्या किया भाई? एजाज शरारतें कर रहे हो? मत करो भाई। रुपीज इन 1000 में करेंगे, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मेरा टाइम बचा रहा हूं। 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस किस दिन का पड़ा है? ओपनिंग बैलेंस, आवाज फिर चली गई है। आवाज आ रही है हाइब्रिड वालों? मिस हुई थी ना बीच में, आवाज मिस हुई थी ना हाइब्रिड वालों? ध्यान कर लो, मैं दस रहा था। 1 जनवरी 2017, 50 और 20, 1-1-17 ब्रॉड डाउन 50, 1-1-17 ब्रॉड डाउन 20। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 3000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 2017। अगर मैं पिछले सवाल में एक्सट्रैक्ट भी बनाऊं तो वो कहां बनाओगे? चलो इकट्ठे बना लेंगे दोनों सवालों के, ऐसे ख्याल आ रहा है मुझे। अच्छा जी, एक एडिशन हुआ है 30,000 का 1 सितंबर 2017 पे, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बदल थोड़े जानी है सवाल के बदलने से। एसेट डेबिट 30 रुपए का है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 30 से। किस दिन? सितंबर। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों, पर्चे के अंदर ये सवाल नहीं आते, लेकिन ऐसी ही एडजस्टमेंट सवालों में होती हैं। सही है। और जो बुनियाद पीपी का नोट भी बनना है ना, तो वो यही लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म है। तो लेजर आता होगा तो अगला काम आता है आपको। ओके, अच्छा जी। उसके बाद तरतीब वही रखें, पहले डेप्शन निकाल दें और फिर डिस्पोजल करें। वैसे पर्चे के अंदर ये तरतीब नहीं रखनी है। पर्चे के अंदर जो तरतीब है वो मैं इंशाल्लाह कल जब क्लास में आऊँगा ना, तो पहले मैं आपको एक सवाल करवाऊँगा इसी का ही, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस से मूव करेंगे ताकि ये और पक्का हो जाए। तो उसमें फिर मैं आपको जिस अप्रोच पे डालूंगा ना, वो अप्रोच होगी हमारी तरतीब, वो हुआ करेगी कि हम वर्किंग 1 पहले किया करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल वाली, और फिर डेप्शन एक्सपेंस को वर्किंग 2 में किया करेंगे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस में हेल्प करती है ये तरतीब। तो मैं तो कहता हूँ आ जाएं इस तरतीब पे, बस अभी से ही आ जाएं। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए पहले करवाई थी कि आपको मैं ये समझा सकूं कि इसकी पूरी डेप्शन यहाँ पर क्रेडिट हो गई है, इसलिए डेबिट कर लो। सही है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में इन दोनों में से जो वर्किंग पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में आगे जाकर ये वाली वर्किंग हेल्प करती है इसको करने में। तो ये वर्किंग होगी तो डेप्शन एक्सपेंस निकलेगा। तो जब आगे जाकर इस वर्किंग को पहले नंबर पे करना ही है, तो आज से ही आदत बना लेते हैं। पहले ये लॉजिकली पता लग गया, कॉन्सेप्ट बन गया कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है यहाँ पे और फिर डेबिट होती है। अब अगर मैं पहले वो फिगर निकाल लेता हूँ और बाद में ये निकालता हूँ तो तकलीफ तो नहीं होगी ना आपको। तो बस तरतीब ये रखेंगे, पहले हम अगर सवाल में डिस्पोजल आएगा तो पहले हम उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला करेंगे और उसके बाद फिर डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में मैं अब ऐसे ही कर लेता हूं।
और आइंदा मैं ऐसे ही किया करूंगा, ठीक है। तो वर्किंग 2 अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ, वर्किंग 2 भी लिखा हुआ मैंने, चलो 1 कर दूं, ये मतलब कि मैं ये पहले करूंगा, ये वर्किंग बाद में करूंगा। इस मेथड में कोई मसला नहीं है जो पहले करो जो बाद में, लेकिन जब आगे चल के एक काम चेंज करना पड़े तो आज से ही वही काम कर लो। कितनी बातें याद रखें हम, जितनी कम बातें याद रखें उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। तरतीब पे काम चल रहा है। इस मेथड में भी ये चल जाता है, दूसरे में भी चल जाता है, तो मैं तरतीब ही वही बना दूंगा जिसमें आपको कभी ये चेंज ही ना करना पड़े, लेकिन बता दूंगा। ओके चले जी बच्चों, 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, इसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए मेथड कौन सा है, फिर पता होना चाहिए इस बिकने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन तो निकल आएगी रेट शेट देखकर, ठीक है, और सही है। फिर लाइफ निकालने के लिए डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आए, हमने देखा, कहता है एसेट कॉस्टिंग 25 वॉज परचेज्ड, ये इसकी कॉस्ट है। ऑन पता नहीं कब, हमें उससे क्या, फिलहाल तो मुझे 20% स्ट्रेट लाइन मेथड ये दरकार था, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कॉस्ट पर, कौन सी कॉस्ट पर, इस 25,000 पर ये 20% लगेगा, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और फिर हम देखेंगे डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल तक ये कितना अरसा हमारे पास रहा, उस लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट है 25, रेट है 10%, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर नहीं है। अभी हाइब्रिड गर्ल्स के अंदर एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का, और उनको ये कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पर आपने 3/12 क्यों नहीं किया डेप्रिसिएशन को, यहाँ पर ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है तो 1 साल की है बेटा, ये पहले साल की नहीं है। क्योंकि मैंने ये बताया, आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को भी फायदा हो सकता है इससे। सादा बात, अगर हमारा एक एसेट साल पूरा चले तो 4 रुपए डेप्रिशिएट होता है, तो अगर वो 2 साल 9 महीने चला है तो कितना आज तक डेप्रिशिएट हुआ, 4 इंटू 2 साल 9 महीने, तो ये वो काम हुआ है। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, फर्स्ट ईयर की नहीं है, 1 ईयर की है। ओके ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर 25 कॉस्ट है, 20% इस फॉर्मूला से, इस ब्रैकेट से आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके गॉट इट। अच्छा गॉट इट अच्छा नहीं लगता बच्चों, कहते हैं जी हम कोई गांव है, कहते हैं गॉट इट। अच्छा जी, अब ये पता लग जाए, उसके लिए आने वाले दिनों में ज़बानी कलामी कर लेना। फिलहाल चलो ज़रा पहला दिन है, तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक ये लाइफ निकालनी है हमने, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज क्या है इस एसेट की, अब देखते हैं जाके डेट, जो पहले मैंने जिसको परवाह नहीं की थी, क्योंकि मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेट ऑफ परचेज का मुझे कोई उससे सरोकार नहीं है। मुझे कॉस्ट चाहिए, रेट चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, ठीक है। अब जाते हैं डेट की तरफ, क्योंकि अब मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो 1 जुलाई पर हमने परचेजा था और 30 सितंबर पे सेला है, तो बासमती नहीं है, सेला है। तो डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 जुलाई। जाग के बैठो बस, अब थोड़ा सा ही जागना है आप लोगों ने, यही 15-20 मिनट और बस। नहीं बस डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, कोई नया सवाल नहीं करा रहा, टेंशन ना लो, 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो, नया काम, बस सवाल वही पूरा करना है। हाँ 1 जुलाई 2000 कौन सा था, 15, और डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 2017। अब सबसे पहले क्या कहा था मैंने आपको, इस डेट को सामने रखो और जहन में लाओ ईयर एंड। हमारे सवाल में ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर, ये से लिखा होता है यहाँ पे एज ऑन 31, यानी ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है सवाल का। तो फिर आप यूं बोलोगे, अगर एक एसेट 1 जुलाई 15 पे आता है तो उसका पहला ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 15 पे। तो इस पहले साल में ये कितने महीने इस्तेमाल हो जाएगा, 6/12। फिर 16 वाले साल में पूरा, फिर 17 वाले साल में 30 सितंबर तक है 9/12। तो आंसर क्या आ गया, 2 ना बेटा, ये 0.5 ईयर आ गया, ये 0.75 ईयर आ गया, और ये 1 ईयर आ गया। तो ये तीनों ऐड करेंगे तो 2.25 ईयर्स आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे 6/12 का मतलब क्या होता है, आधा साल, और 9/12 का मतलब पौना साल,
और पूरा साल तो पूरा साल ही। ओके जी जी, है कोई मदर का रेड जो आंसर बता दे मुझे? सारे मदर के रेड निकले 11.25। ये माई के लाल जो होता है इसकी अंग्रेजी थी ना एक्चुअली, ये फास्ट इंग्लिश है, दिस विल नॉट कम टू यू। अच्छा, लेकिन ये कितने बच्चे यूं समझते हैं कि माई के लाल का मतलब होता है माई का रेड। लाल होता है ये वाला लाल, यानी हीरा, अम्मा के हीरे। जैसे उनको तंग किया वैसे ही मुझे भी करते हैं। वो और हम में फ़र्क यह है कि हम रूहानी अब्बा हैं, वो हकीकी अब्बा हैं। जी आंसर बता दो 11.25। उसके बाद स्टेप 2 में, अच्छा ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों फिगर्स अब अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। 30 सितंबर 2017 कहाँ जाना है ये तो अभी बताया नहीं आप। स्टेप 2 में इस एसेट की सारी ज़िंदगी की डेप्रीसिएशन को जो इसने हमारे पास गुजारी है इस अकाउंट में से डेबिट करके निकाल दो 11.25। 30/9/2017 पता नहीं जाएगा कहाँ, यहाँ से निकल के जाना कहाँ ये तो अभी बताया नहीं, ठीक है। तो स्टेप 3 स्टेप 4 में समझ आ जाएगी कि कहाँ जाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब ये दोनों लेजर्स कंप्लीट हो जाएं, इसके लिए मुझे सिर्फ क्या चीज़ अब दरकार है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो निकालने के लिए मैं अपनी वर्किंग की तरफ आया और ये मैंने आपको नई चीज़ बता दी थी, क्या है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स है 50 रुपये, लेकिन इसके अंदर ये 25 भी शामिल पड़ा है। तो अगर 50 पर ही रेट लगा दिया तो यहाँ तो फ्रैक्शन लगना नहीं, ये तो पूरा साल डेप्रीशिएट हो जाएगा, जबकि हमने इस एसेट को सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल किया इस साल में। तो इसलिए ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल यानी 50 में से डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट यानी 25 को माइनस कर देंगे। बाकी जो 25 के एसेट्स बचे हैं वो अब सारा साल हमारे पास रहे हैं, तो उन पर रेट लगा दो ऐसे आंखें बंद करके। अच्छा जी, आंसर क्या आ गया? 5, ठीक है। उसके बाद एक एडिशन भी हुआ है 30 रुपये का 1/9/17 को, तो 30 स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेजुअल वैल्यू होती तो माइनस करते, नहीं है तो नहीं कर रहे। रेजुअल वैल्यू होती तो फिर ओपनिंग में से भी माइनस करते। आएगा टेस्ट में इंशाल्लाह ऐसा सवाल, जब तक आप भूल चुके होंगे कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे भी करते होते थे। इनटू 20%। जी कब आया है? 1/9 को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। फिर डिस्पोजल भी हुआ है और डिस्पोजल की कॉस्ट है 25 और 20%, और ये इस साल में 9 महीने हमने इस्तेमाल किया, तो 9/12 इसकी डेप्रीसिएशन कितनी? 3 ग्रैंड टोटल। ये आप राउंड तो नहीं ना करवा रहे? अच्छा है ना, वो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा, वैसे 11 कर देते हम वरना। तो 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग नंबर 2, ये वर्किंग 1 से आया है। लें जी, ये दोनों लेजर्स कंप्लीट हुआ चाहते हैं लाहौर और गिरदोनवा में, ये दोनों लेजर्स कंप्लीट हुआ चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा था, आप क्या लगा रोज़ा अफ्तार होने लगा? बाकी बच्चे अपने अपने हिसाब से लेजर क्लोज कर लें। तो 31 दिसंबर 17 कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर एसेट की बताओ 55। फिर 31 दिसंबर 17 19.5 19 तो जब 19 लिखा था तो क्या तकलीफ, डेथ पड़ी हुई थी आप लोगों को? अच्छा हाँ जी, दोनों लेजर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके चले लें जी, ये दूसरा सवाल भी साथ के साथ ही अल्लाह का फजल है होता जा रहा है। क्वेश्चन 1 है पेज नंबर
21 पेज नंबर 1 ओके जी। चलें अब आज की आखिरी बात करते हैं, फिर आपको छुट्टी भी दे देंगे। है सबसे आसान बात आज की जी बच्चों, ये जो एसेट हमने बेचा है, हम इस बात में इंटरेस्टेड तो होंगे ना कि ये बिकने वाला एसेट हमें नफ़ा दे के गया या नुकसान दे के गया? क्या ख्याल है कि बस गया सो गया? ऐसे नहीं होता। आप बिजनेस में जब होंगे तो फिर पूछूंगा आपसे, ठीक है? ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड एसेट पे आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की होती है और फिर किसी वजह से अगर आपको वो बेचना पड़ गया है तो आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि उसने हमें नफ़ा दिया या नुकसान। और स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जब डी रिकग्नाइज करो यानी डिस्पोज करो एसेट को, तो गेन या लॉस डिस्पोजल पर निकलेगा। वो गेन या लॉस P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना। गेन है तो अदर इनकम में, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में। गेन है तो अदर इनकम में, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें गेन या लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब सादा जटकी ज़बान के अंदर पहले डिस्पोजल निकालते हैं। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? पहले ऐसे सादा बात मुझे बताओ, एसेट हमने ख़रीदा कितने का था? ये मैं अब अपने सवाल इसमें वापस आ जाऊँ क्योंकि वो तो आपने करना है ना। पहले 40 रुपये का, कॉस्ट कितनी है? 40। और ये बिकने तक कितने अरसे इस्तेमाल हुआ? 2 साल 9 महीने। कितना डेप्रिशिएट हो गया? तो हमारी किताबों में या हमारी नज़र में इसकी क्या कीमत है? कीमत 20 बुक वैल्यू, ठीक है? ये तो हमारी किताबों के अंदर इसकी वैल्यू है। अब जब हम बाज़ार में इसको बेचने गए, जिस चीज़ को हम अपने हिसाब से 29 का कह रहे थे, बाज़ार वाले जालमों ने उसका सिर्फ 12 रुपये दिया। तो हमारी 29 रुपये वाली चीज़ सेल प्रोसीड्स कितनी देकर गई? बल्कि यूं कर लें, क्योंकि ये तो तरीका नहीं है ना। तरीका तो लेजर वाला है और तरतीब एंट्री में भी निकल आता है, लेकिन मैं ज़रा पहले झटके तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? कि हमारा एक एसेट, हमारी किताबों में एक चीज़ 29 रुपये की पड़ी है और बाज़ार में उसको बेचने गए तो 12 रुपये की बिकी, तो नफ़ा या नुकसान? कितना नुकसान? 17 रुपये का क्या आ गया? लॉस, जिसको आप लॉस कहते हैं, लॉस। और अगर ये हमारी 29 रुपये वाली चीज़ बाजार में 35-36 की बिक जाती, मिसाल के तौर पे 40 की, यानी 29 से ज़्यादा की बिक जाती, तो फिर हमें क्या आ जाता? गेन, प्रॉफिट, ठीक है? और सही है ना? अब ये 17 रुपये का लॉस जहन में रखना। तरीका निकालने का ये नहीं है, एक शॉर्टकट ज़रूर था, समझाना था। समझ आया? एसिड बिक रहा है जो हमारा, ये नुकसान पर बिक रहा है, ये समझ आ रहा है? लेकिन इसको निकालना ऐसे नहीं है। इसको निकालने के लिए, गेन लॉस को निकालने के लिए हम एक लेजर बनाया करेंगे जिसका नाम है डिस्पोजल का लेजर या डिस्पोजल अकाउंट इसको कहते हैं, ठीक है? तो डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट की क्या नेचर होगी आपके ख्याल में? डेबिट नेचर का होना चाहिए या क्रेडिट नेचर का? डेबिट नेचर का होना चाहिए या क्रेडिट नेचर का? डेबिट का ना, क्रेडिट का? मुझे पता लग गया यार, आप पहले कहीं से सुन लिया है, लेकिन बच्चों बाकी को भी बताने दें जी। डिस्पोजल के लेजर की कोई नेचर नहीं होती, ठीक है? इसकी कोई नेचर, भाई जैसे फरमा रहे थे, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है। इसकी अपनी कोई नेटूरे नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये एक आर्जी अकाउंट है जो अभी थोड़ी देर के लिए आया है और गेन या लॉस निकाल के हमें देगा और जहां से आया वहां वापस चला जाएगा। यानी कि इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है। इसको हमने सिर्फ डिस्पोजल पर आने वाले गेन या लॉस के निकालने के लिए बनाया है। ये गेन लॉस निकाल कर देगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है?
इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, ये बस गेन या लॉस निकालने के लिए बना है। ओके, अगली बात अब बस ठीक है, लिख नहीं रहा, गेन लॉस निकलेगा तो ये खत्म, ठीक है, और सही है। तो पहली बात तो ये पता लगी हमें कि इसकी कोई नेचर नहीं है, इसकी कोई नेचर नहीं है। अगली बात, बड़ा ही आसान मामला है जी, इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो आपका स्टेप 1 था जिसमें आपने कहा था एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, तो एसेट अकाउंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया, अब उसके अगेंस्ट डेबिट कहां पे पड़ा, वो समझ नहीं ना आ रही थी, वो यही अकाउंट है। यानी बेसिकली हम एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाल के डिस्पोजल में फेंकते हैं, दूसरी तरफ से अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल के इस अकाउंट में फेंकते हैं, और फिर यहाँ पर ये दोनों बुक वैल्यू बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अभी बताऊंगा। फिर हम कैश जो मिला डिस्पोजल पे वो भी इसी अकाउंट में फेंकते हैं, और ये अकाउंट हमें बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस की दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई टेक्निकल बात नहीं है, पहले 2 स्टेप्स टेक्निकल थे जो आपने सीख लिए, वो स्टेप जो मैंने लिखवाया है वो आपने एसेट अकाउंट के अंदर परफॉर्म किया, उसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। यानी यूं कह लो, कॉस्ट यहां से निकल कर कहां आएगी, डिस्पोजल में, तो यहां से क्रेडिट होकर डिस्पोजल में डेबिट, यानी इधर फेंक दिया। अक्यूमुलेटेड डेप्शन यहां से डेबिट होकर कहां जाएगी, डिस्पोजल में, वहां डेबिट हुई तो यहां पे क्रेडिट। तो जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन बुक वैल्यू बन जाएगी ना, फिर कैश भी इसी अकाउंट में आएगा, गेन लॉस निकल आएगा। सही है। तो मैं दोबारा से अब आपको स्टेप्स बोलूंगा, लिखे हुए तो हैं आपके पास, वो 2 स्टेप्स फुल परफॉर्म करेंगे और तीसरा चौथा भी ऐड कर लेंगे, ये डिस्पोजल अकाउंट पूरा हो जाएगा, फिर छुट्टी बस। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बना के छुट्टी। ठीक है, चलो उधर हो रहा है ना सवाल, उसके एक्सट्रैक्ट्स कल बना दूंगा, कोई मसला नहीं है, आज छुट्टी होगी। ओके जी, तो स्टेप 1 वी विल डिस्पोजल है, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। इधर देखो बच्चों, हमने एसेट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट, बस ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसके बाद क्या है, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां डाल दो, डिस्पोजल में, तो यहां से क्रेडिट हुआ तो डिस्पोजल में डेबिट। अब इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है, एसेट अकाउंट, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ पड़ा है, अच्छा, तो यहां पे डिस्पोजल अकाउंट आना था। ठीक है, डेट क्या है, 30/6/2018। स्टेप 1 अब पूरा हो गया। स्टेप 1 ये पड़ा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश भी नहीं करनी कभी, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ही है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरा इंपैक्ट है कॉन्सेप्ट का। स्टेप जो पहले करवाया वो कॉन्सेप्ट था, एसेट अकाउंट में से एसेट निकल जाता है, कॉस्ट लेकर निकलता है क्योंकि कॉस्ट पड़ी है, ये था स्टेप 1, वो क्रेडिट हुआ है, दूसरा इंपैक्ट इधर फेंक दो। जब जर्नल एंट्री करेंगे ना तो ये नहीं बनेगा, तो आप वो स्टेप्स ही होंगे जो जर्नल एंट्री में पड़े होंगे आपकी डिस्पोजल के, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, तो डेबिट किसको करेंगे, डिस्पोजल को। स्टेप 2 वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। 11 थी तो यहां पर डेबिट किया 11, दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दिया, ये क्रेडिट हो गया। इसके अगेंस्ट, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ पड़ा है, एक्यूमुलेटेड, इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है, डिस्पोजल। ये नई चीज है, आपकी इंट्रो में नहीं थी। ठीक है जी, तो 30 जून 2018 डन जी। तो बस दूसरा इंपैक्ट आया, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलें आगे, लिखें स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, बस स्टेप खत्म हो गया। वी विल रिकॉर्ड, करना कैसे रिकॉर्ड वो तो बताता हूं, फिलहाल स्टेप तो लिख लो। वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 3 स्टेप्स लिख रहे थे ना, जो 2 लिखे थे, उसके आगे मैंने कहा था 2-3 लाइनें छोड़ देना, 2 स्टेप्स रहते हैं, तो ये तीसरा स्टेप ये है, वी विल रिकॉर्ड कैश, बस स्टेप खत्म हो गया। अब रिकॉर्ड करना है। अच्छा इधर देखें, कल आपके दिमागों के अंदर मैंने कैश का लेजर बनाया था, याद है? जब एसेट खरीदा था तो मैंने क्या कहा था, एंट्री यूं होती है, एसेट डेबिट
कैश क्रेडिट 30 रुपए से, हाउ द कैश। लेकिन ये चूंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो दिमाग में बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डिस्पोजल हुआ है तो कैश गया नहीं है, कैश आया है। कैश अगर आया है, सेल प्रोसीड्स, कैश अगर आया है तो कैश के आने पे एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका मतलब अगर एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश का अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, ये है स्टेप 3। स्टेप 3 इज ओवर। अब इसका दूसरा इंपैक्ट कहां डालेंगे? इतना आसान काम है, मैं कहां जाऊंगी इस अकाउंटिंग को लेके, जितनी आसान है ये। ठीक है जी, तो स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। भाई पता नहीं ओपनिंग कितना होगा, हम तो इसलिए तो बना नहीं रहे होते, पता नहीं और कितने डेबिट क्रेडिट होंगे। मैं तो सिर्फ रेलेवेंट डेबिट क्रेडिट यहां पे डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ तो लेजर बनाता नहीं हूं ये। ठीक है, डाटा ही कोई नहीं अवेलेबल पूरा। डन, सही है। तो स्टेप 3 क्या है? वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आए तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया? 12। सेल प्रोसीड यही थी ना, कैश आया है तो कैश डेबिट। ये स्टेप हो गया खत्म। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या कर दो, इसका दूसरा इंपैक्ट डाल दो। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा? 13 12। तो ये देखो ना, स्टेप वही है जो आपको लिखवाए, वो मेन अकाउंट्स में पढ़ते हैं। 12 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो, जी कर दिया। अक्यूमुलेटेड एफिशिएंट अकाउंट को डेबिट करो, जी कर दिया। कैश आया है रिकॉर्ड करो, कैश को डेबिट करो, जी कर दिया। इन सब का दूसरा इंपैक्ट कहां डाल दो? डिस्पोजल में। तो एसेट क्रेडिट हुआ था, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल डेबिट। अक्यूमुलेशन डेबिट हुआ था, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ है, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल। तो इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है? डिस्पोजल। इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ पड़ा है? कैश। लेकिन ये जो आपका दिमाग है, ये बस दिमाग में ही है बात, ये लेजर हम बनाते नहीं है, सिर्फ मैंने डबल एंट्री दिखानी थी आपको। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स में कोई मसला है तो बताएं। ये स्टेप परफॉर्म होगा ऐसे ही। वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश दिमाग में डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहां तक कोई मसला? लिखो आखिरी स्टेप 4। बैलेंसिंग फिगर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। जाहिर है अब इसको बैलेंस करेंगे ना, किसी एक तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर कुछ ना आए तो नो गेन नो लॉस, जितने की चीज थी उतने की बिकी। खैर लिखो फिलहाल तो बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखवा रहा था? बैलेंसिंग फिगर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट will be gain or loss on disposal, will be gain or balancing figure of disposal account will be gain or loss of on disposal of PPE, ठीक है, on disposal of PPE which will be taken to profit and loss account, which will be taken to P&L. बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो या गेन होगा या लॉस होगा। कल बताऊंगा, वैसे आपको बता दिया माजरत कि गेन लॉस है हमारा, लेकिन फिर भी इसको तफसीलन कल बताऊंगा। आज तो सिर्फ इस स्टेप परफॉर्म कर लें। अब ये लेजर है हमारे सामने, अगर तो ये बैलेंस हो जाए, देखो बात वही हो रही है, बस थोड़ा लेजर की फॉर्म में। इधर देखो, एसिड की कॉस्ट ये पड़ी है, ऐसा ही है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये ऑपोजिट साइड पे। ये नेट करें तो नेट में 29 रुपए बुक वैल्यू बन रही है। 29 वाला एसेट 12 का बिका तो 17 का लॉस आपने कहा था आया, तो वही निकलेगा। बस ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा था जैसे हमने वो जुबानी कर लिया था। तो ठीक है, स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली निकलना वही 17 है। तो क्या बोला आपको? बैलेंसिंग फिगर निकालो इस लेजर की। जो इस लेजर की बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका डिस्पोजल के ऊपर आने वाला गेन या लॉस है। गेन है या लॉस है ये आज नहीं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। जबानी बताया था लेकिन लेजर से पढ़ना कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, आज नहीं सीखना, आज ये इतना काफी है, यहां पे रोकेंगे। ओके, तो हैवियर साइड कौन सी है जी? डेबिट है, तो बैलेंस फिगर किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड पर। कितनी है ये? 17।
आंखें बंद करके लिख लो यहाँ पे P&L, पूरे नंबर मिलेंगे, गेन लॉस यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं होती। मसला तब आता है जब P&L बना रहे हो तो पता होना चाहिए गेन है या लॉस है। तो मैं आज एक्सट्रैक्ट्स बना ही नहीं रहा, कल बनाऊंगा उस सवाल के, ठीक है। तो 30 जून 2018 पर, ठीक है, ये गेन या लॉस निकाल के हम रख लेंगे। आप कहोगे जी 30 जून पे निकल आएगा, ईयर एंड तो 31 दिसंबर है। भाई ये लेजर आया, इसने ये निकाल के दे दिया, अब ये हम रख लेंगे अपने पास दराज में यूं लपेट के। जब ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगेंगे तो ये एंट्रीज कर लेंगे, गेन लॉस भी बुक कर लेंगे। पर डिस्पोजल के अकाउंट में सारी डेट्स डिस्पोजल वाली ही होती हैं। नॉर्मली हम बनाते ही ईयर एंड पे बैठ कर हैं, पर डेट तो इसमें यही डालते हैं जिस दिन ये बिक गया है, तो इसमें सारी डेट्स एक ही दिन की होंगी, ठीक है। अब क्योंकि 5 मिनट रह गए इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता कि जो सवाल साथ साथ चल रहा था उसमें ये अकाउंट बनाऊं, लेकिन इतना आसान है कि आपकी भी हंसी निकल गई होगी। इस चीज़ के लिए आपने रोला डाला हुआ था, एक काम करना है करना है करना है। तो ये देखें, मैंने जगह तो छोड़ी हुई थी डिस्पोजल के अकाउंट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कल आते साथ इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं इस सवाल के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की। आप अपनी समझ के मुताबिक बना के आइएगा, ठीक है। और होमवर्क के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 है और बस। ओके, एक और भी कर लीजिएगा, 24 भी दिया हुआ है आपको मैंने हैंड आउट में। तो 22, 23, 24। और चूंकि डिस्पोजल आ गया, थोड़ा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं इसके मार्क्स करने लगा हूं, क्योंकि मार्क्स इंटू 1.8 तो लाजमी है ना, फर्ज आयन है, आयन गैन नहीं है। एडिशन है 3। ओह, डिस्पोजल ही कोई नहीं। इधर देखो, एक ही अकाउंट के अंदर सबको डाल दोगे ना, पागल ना बनना। बेसिकली इस सवाल में 6 लेजर बनाने हैं आपको। मशीनरी का कॉस्ट और उसका एक्यूमुलेशन, फर्नीचर का कॉस्ट और उसका, क्योंकि एक क्लास अगर हो ना तो उसके जितने मर्जी एसेट्स हो, जैसे बिल्डिंग है तो वो आगे लिख दे बिल्डिंग 1 2 3, बिल्डिंग गुलबर्ग, गार्डन टाउन, इस तरह से, तो वो बिल्डिंग ही के अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग और व्हीकल और प्लांट हो तो ये अलग अलग क्लासेस हैं, इनके अलग अलग लेजर बनने हैं, कॉस्ट भी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, ठीक है। तो इस सवाल में डिस्पोजल तो नहीं है, लेकिन लेजर्स 6 बनने हैं। तो इसको 7 मार्क्स, 7 इंटू 1.8 करें, 10 मिनट काफ़ी होंगे, कम है, 12 मिनट होने चाहिए। चलो 7 मार्क्स काफ़ी हैं, तो तकरीबन 15 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। 6 मार्क्स, फिर बोलोगे तो 5 हो जाएंगे जी। मार्क्स इंटू 1.8 कितना बनता है? 10-11 मिनट बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो, माफ किया, बस अब जितने हैं, इससे ज्यादा नहीं। इधर देखें जी, इधर डिस्पोजल भी है, 3 डिस्पोजल हैं। अच्छा, अगर डिस्पोजल मल्टीपल आ जाए तो क्या करोगे? इधर देखो, 3 डिस्पोजल हैं तो 3 बार ये माइनस फिगर, 3 अलग अलग कॉस्ट माइनस कर देना, इकट्ठी ना करना, अलग अलग करना, उनको अलग अलग डेप्रीशिएट कर देना। यहाँ पे 3 आ गए तो 3, ठीक है। और डिस्पोजल के 3 अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं, यानी जो काम आपने एक बार किया है वही काम आपने 3 बार करना है, अलग अलग करना है, ओके। सोल्यूशन के अंदर मुझे लगता है डिस्पोजल का इकट्ठा अकाउंट बना हुआ है, मैं देख लेता हूं, उसको छोड़ देना है आपने अलग अलग बनाने हैं। 3 डिस्पोजल तो 3 डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं, ओके। तो इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे जी, 3 डिस्पोजल हैं, एसिड एक ही है, लेकिन वर्किंग्स चूँकि ज़रा काफ़ी ज़्यादा हो जानी है, तो इसको मैं दे देता हूँ 8 मार्क्स। बहुत ज़्यादा नंबर हैं, ऐसे सवालों के इतने बनते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा देख लूँ, 1 मिनट। ये देखें जी, डिस्पोजल कंबाइंड है, आपने ये कंबाइंड नहीं बनाना, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर कंबाइंड है, आपने अलग अलग बनाना है। 3 डिस्पोजल हैं तो 3 अलग अलग डिस्पोजल अकाउंट बना लेना, ओके। उसमें जब गेन लॉस नेट करोगे ना तो यही फिगर आएगा, वो अलग बात है, इकट्ठा करोगे उन सबको तो, लेकिन आपने लेजर इकट्ठा नहीं बनाना, आपने अलग अलग बनाना है, ओके। चलो ये रहने दो, बस 2 काफ़ी हैं वो, ठीक है, रोज़े भी हैं। अल्लाह हाफिज़।